Good morning to all my dear students. We have finished multiple choice question concepts and we will now start short answer type question in which you have to answer in 10 to 20 words. Today we are discussing first 17 questions from question number 1 to 17 and I hope you will like them. Today's first question is किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश का मान लिखिए। न्यूनतम संभव आवेश किसी वस्तु के ऊपर कितना हो सकता है वो बताना है। ये हमने पहले जो वीडियो बनाए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले उसके अंदर भी हमने डिस्कस किया था। आवेश के क्वांटमीकरण के ऊपर हम इसको ज्ञात करते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है? Q = प्लस माइनस NE। न्यूनतम आवेश बताना है, इसका मतलब n का मान न्यूनतम मेरे पास 1 होना चाहिए, कम से कम 1 तो होना चाहिए, तभी उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश होगा ना। तो इसका मतलब n का मान मैं 1 रखता हूँ तो मेरे पास पीछे E बचता है और E के ऊपर आवेश कितना होता है? E के ऊपर आवेश इतना होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। इसके अंदर आपको 10 से 20 शब्दों के अंदर ही आंसर देना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पूरा इसको देखिएगा। दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के लिए Q1 गुणा Q2 लेस देन 0 है, तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? ये कह रहा है Q1 गुणा Q2 क्या है? लेस देन 0 है, मतलब कि 0 से कम है। तो आपको बताना है कि ये Q1 और Q2 दोनों आवेश किस प्रकार के हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं एक मेरे पास में प्लस में हो और एक मेरे पास में माइनस में हो, चाहे इसमें कोई सा भी हो, एक प्लस में होना चाहिए एक माइनस में होना चाहिए, तब उनकी गुणा करूंगा तो मेरे पास में उत्तर जो आएगा हमेशा माइनस में ही आएगा। और माइनस में आएगा इसका मतलब लेस देन 0 होगा, 0 से कम होगा। तो यही है कि दोनों आवेश क्या होना चाहिए? दोनों आवेश परस्पर विपरीत होना चाहिए। इसमें से एक धनात्मक होना चाहिए, दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए। बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था ये। किसी आवेशित कण के लिए द्रव्यमान और आवेश पर चाल का क्या प्रभाव पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको ध्यान रखना है कि कण का जो आवेश है वो समान रहता है, ठीक है, परंतु जो उसका द्रव्यमान है वो आपेक्षिक रूप से बढ़ता है, आपेक्षिक रूप से बढ़ता है। ये होगा उससे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो आइंस्टाइन का अपेक्षितता का सिद्धांत है ना, जो m निकालते हैं वो किसके बराबर होता है? m = होता है m0/1 - v² बटा c² का अंडर रूट। यहाँ पे जो m0 है वो विराम द्रव्यमान है, ठीक है। तो इसका मतलब जब हम किसी वेग से उसको चलाते हैं तो उसका जो द्रव्यमान है वो आपेक्षिक रूप से परिवर्तित होता है। तो आपको याद रखना है द्रव्यमान जो क्या होता है आपेक्षिक रूप से परिवर्तित होता है, जबकि आवेश क्या रहता है? समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसे कण का नाम लिखिए जिसका विराम द्रव्यमान 0 होता है तथा अनावेशित होता है। ये फोटोन है। फोटोन की प्रॉपर्टीज में आप देखिए, जो फोटोन का जो विराम द्रव्यमान होता है वो 0 होता है और फोटोन के ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किसी समरूप आवेशित वलय के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है? 0 होता है। निकालते कैसे हैं उसके लिए आपको देख लो ये ध्यान से। वलय के केंद्र से x दूरी पर उसकी अक्ष पर स्थित जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो आता है वो हमारे पास एक जो आर्टिकल भी है वो करेंगे बाद में, लेकिन अभी फॉर्मूला याद रखना, उससे संबंधित जो आता है ये वाला आता है। E = होता है 1/4πε0 QX अपॉन r² प्लस x² इस सारे की घात 3/2, ये होता है। ओके, तो अब इसमें देखिए x जो दूरी है उसके केंद्र से है, ठीक है, ये बल्ले वाला है, उसके केंद्र से x दूरी है। जब इसके केंद्र पर होगा तो मतलब x = 0 हो जाएगा। तो जब x = 0 हो जाएगा तो इसके अंदर जब हम x का मान 0 रखेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। ये हो गया 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं की प्रकृति क्या होती है? तो समान विद्युत क्षेत्र के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो समान दूरी पर होती है और समांतर होती है, इस प्रकार। बस छोटा सा क्वेश्चन था। समान दूरी पर होती है मतलब इनके जो दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में दूरी जो बना होती है वो लगभग समान होती है और इस प्रकार हम उसको प्रदर्शित करते हैं समांतर रेखाओं के रूप में। किसी चालक से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाने चाहिए ताकि उस पर 3.2 माइक्रो
कूलाम आवेश आ जाए। ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, आवेश के क्वांटमीकरण के ऊपर आधारित है ये। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। अब यहाँ पे इसने क्या बोल दिया, Q का मान होना चाहिए 3.2 माइक्रोकुलाम, तो मैंने ले लिया 3.2 माइक्रोकुलाम, ठीक है। और माइक्रोकुलाम को बदलना है कुलाम के अंदर, तो गुणा करना है 10 की घात माइनस 6 से। और अब देखिए बाकी Q का मान आपके पास हो गया, E का मान आपको पता है, E का मान क्योंकि इसके ऊपर धनावेश आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनावेश आएगा, तो E का मान हम लेंगे प्लस के अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले ये सारी वैल्यू हम रख देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले के अंदर, ये सारी जो वैल्यू रख देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। इस फॉर्मूले के अंदर मैंने ये वैल्यू पुट की, 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 6 इज इक्वल टू n गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, ठीक है। तो ये इधर आया 1.6 और 3.2 ये भाग हो गया 2 से, और 10 की घात माइनस 19 6 ये चला गया ऊपर हुआ, तो ये हुआ प्लस 10 की घात 10 की घात प्लस 19, इसमें से 6 कैंसिल हो गया, पीछे बचा 2 गुणा 10 की घात 13। इतने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको। ओके, ये था नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन। किसी माध्यम की विद्युतशीलता एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता में क्या संबंध है? यह जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं किसके अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले के अंदर, तो वहां पर आप पूरा चाहो तो दोबारा देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो विद्युतशीलता जो माध्यम की विद्युतशीलता है एवं आपेक्षिक विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है, अपसाइलन इज इक्वल टू होता है अपसाइलन नॉट के। जहां पे जो अपसाइलन है वो तो है माध्यम की विद्युतशीलता, अपसाइलन नॉट किसकी विद्युतशीलता है, निर्वात की, और यहाँ पे जो के लिखा है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको बोलते हैं पराविद्युतांक, और एक इसका अन्य नाम भी है विशिष्ट पराविद्युतता, ठीक है। ओके, ये आपको तीनों नाम इसके याद रखने हैं, और इसको लिख भी सकते हैं आप दो अलग अलग नामों से, ठीक है, या कुछ जगह पर के भी लिख देते हैं या फिर इसको लिख देते हैं अपसाइलन आर भी लिख देते हैं। ओके, तो माध्यम की विद्युतशीलता अपसाइलन और आपेक्षिक विद्युतशीलता अपसाइलन आर, अथवा इसको लिखते हैं के से। संबंध क्या है, अपसाइलन इज इक्वल टू होता है अपसाइलन नॉट के बराबर। ओके, निकालते इसको कैसे हैं वहां पे मैंने पूरा डिस्कस किया, एक बार दोबारा कर देता हूं। जो पराविद्युतांक होता है वो किसके बराबर होता है, निर्वात में आवेशों के मध्य बल और माध्यम में आवेशों के मध्य बल के बराबर होता है। तो निर्वात के अंदर मध्य बल जो निकालते हैं वो कूलाम के नियम से, ये देखिए इधर मैंने निकाला 1.4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, उसी समान दूरी के ऊपर ये निकाला मैंने माध्यम के अंदर, ठीक है, समान दूरी के ऊपर। ओके, लेकिन यहाँ पे है अपसाइलन नॉट, ये निर्वात की विद्युतशीलता, और ये है माध्यम की विद्युतशीलता। अब किया क्या, ये दोनों देखो कैंसिल हो गए, 1.4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल, तो अपसाइलन और अपसाइलन नॉट ये बचा, इनको आपने एडजस्टमेंट किया। ओके, तो आपके पास के बराबर हुआ, जो पराविद्युतांक आया वो अपसाइलन बटा अपसाइलन नॉट। तो आपको निकालनी है माध्यम की विद्युतशीलता, मतलब कि अपसाइलन का मान निकालना है। तो अपसाइलन का मान इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, वो आया अपसाइलन इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट के। तो यही आपको याद रखना है। ओके, यहाँ पे क्योंकि एक लाइन के अंदर या एक शब्द के अंदर लिखना है, तो अपसाइलन इज इक्वल टू अपसाइलन नॉट के, लेकिन कंसेप्ट याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के पराविद्युतांक का मान कितना होता है? जल का जो पराविद्युतांक होता है वो सर्वाधिक होता है 80, इसीलिए जल एक अच्छा विलायक भी है। 80 का मतलब है जब कोई चीज आप जल में घोलते हो तो उसके जो मध्य बल है वो 1/80 टाइम्स हो जाता है। मतलब कि जो पहले जो बल 1 था तो अब जो बल है वो इतने गुना कमजोर हो जाता है, 1/80 गुना कमजोर हो जाता है। ओके, इसीलिए जल एक अच्छा विलायक है। तो जल का पराविद्युतांक है 80। क्वेश्चन नंबर 10, अपसाइलन नॉट का विमीय सूत्र क्या है? तो कूलाम के नियम से देखो आप, कूलाम के नियम के अंदर आता है अपसाइलन नॉट जो निर्वात की विद्युतशीलता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो आपको अपसाइलन नॉट की विमाएं ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ से अपसाइलन नॉट तो चला गया इधर और F आ गया इधर, क्योंकि बाकी 4 पाई वगैरह की तो आप इग्नोर कर सकते हो, उनकी विमाएं वगैरह होती नहीं है, ठीक है, वो तो एक नंबर है। तो अब मैंने इसके अंदर मान रख दिया, ये देखो ध्यान से इस स्टेप के अंदर,
Q1 Q2, देखो विद्युत धारा की परिभाषा से I इज इक्वल टू होता है आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है। I इज इक्वल टू होता है Q बटा T, मतलब Q इज इक्वल टू हो गया IT। I होती है धारा, उसका अपने पास मात्रक है, और टाइम है उसका भी मात्रक है। तो I का मात्रक होता है एम्पियर और S का होता है सेकंड। तो क्योंकि यहाँ पे 2 बार है Q1 Q2, तो इसलिए 2 बार लिखेंगे एम्पियर गुणा सेकंड, एम्पियर गुणा सेकंड। ओके, नीचे क्योंकि F आया, F होता है किसके बराबर, F बराबर होता है ma के। m का क्या होता है, द्रव्यमान होता है तो किलोग्राम, a है त्वरण, त्वरण का हो गया मीटर सेकंड -2। ओके, नेक्स्ट r स्क्वायर, r क्या है, दूरी है, ठीक है, दूरी है तो दूरी मीटर में लेते हैं, तो ये हो गया मीटर का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो इसको मैंने क्या किया है, इसको मैंने क्या किया, ये किलोग्राम तो एक ही था, एक ही पड़ा है, ठीक है, मीटर ये और ये मीटर स्क्वायर, ये बन गया मीटर की क्यूब, ठीक है। और ये ऊपर वाला हो गया एम्पियर का भी ए का स्क्वायर हो गया, और साथ में सेकंड का भी स्क्वायर हो गया। डन। नेक्स्ट, अब इसको मैंने ऊपर लेकर चला गया, ऊपर लेकर चला गया तो किलोग्राम -1 हुआ, सेकंड माइनस था पहले, ऊपर जाके प्लस हो गया, एम्पियर ऊपर ही था, सेकंड भी ऊपर था, इन दोनों का स्क्वायर है, और साथ में जो मीटर है ये भी ऊपर जाकर -3 हो गया। ओके, अब इसको फर्दर एडजस्टमेंट कर लिया तो किलोग्राम -1, सेकंड स्क्वायर ये रहा और स्क्वायर ये रहा, तो मतलब सेकंड की घात 4, एम्पियर की घात 2 और m की घात -3। तो v में सूत्र क्या होता है, MLTA, स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं दोनों को, ठीक है। तो m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान के ऊपर -1 घात है, l का मतलब लेंथ, लेंथ के ऊपर -3 घात है, t का मतलब टाइम, टाइम के ऊपर घात 4 है, और a का मतलब एम्पियर धारा, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये आपकी होगी विमाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ का लूप नियम लिखिए। तो किरचॉफ का लूप नियम की परिभाषा पूछिए यहाँ पे, तो परिभाषा अच्छे से याद करनी है आपको। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में जो प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर है, ठीक है, उसका बीजगणितीय योग तथा लूप में जो सेल प्रयोग किए गए हैं उन सेलों के ईएमएफ का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। इसको मैथमेटिकल भी याद कर लेना, क्योंकि मैथमेटिकल भी पूछ सकता है। सिग्मा ऑफ आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ई, ये तो है जो परिपथ के अंदर प्रयोग किए गए जो प्रतिरोध है उनके सिरों पर विभवांतर का बीजगणितीय योग, और ये जो ई है वो है इसके अंदर कितने सेल लगे हैं, मान लो जो परिपथ होगा उसके अंदर कितने सेल आपके यूज हुए हैं, उन सभी का ईएमएफ का बीजगणितीय योग उन दोनों के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के संधि नियम का गणितीय रूप लिखें। क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, 1 नंबर का है, केवल गणितीय रूप लिखना है। तो क्या होता है, जो आने वाली धारा जाने वाली धारा बराबर होती है, इसका मतलब यही हुआ कि जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, 0 के इक्वल होता है। ओके, इसको आप याद भी कर लेना। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का जो बीजगणितीय योग है वो 0 होता है। संधि पर आने वाली धाराओं का योग और बराबर होता है संधि पर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। नेक्स्ट है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। विभव प्रवणता की 2 डेफिनेशन है, लेकिन यहां पे जो मैंने लिखी है विभव मापी वाली डेफिनेशन लिखी है, ये याद कर लेना, छोटी सी है। विभव मापी के तार की लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता कहते हैं, और इसका जो मात्रक है वोल्ट मीटर इनवर्स है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है ये, तो इतना ही काफी है। नेक्स्ट है, विभव मापी का मानकीकरण किसे कहते हैं। तो विभव मापी के लिए जो विभव प्रवणता का मान ज्ञात किया जाता है किसकी सहायता से, मानक सेल से। ठीक है, उस प्रक्रिया को कहते हैं विभव मापी का मानकीकरण। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में। विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का मान मानक सेल से ज्ञात करने की प्रक्रिया को विभव मापी का मानकीकरण कहते हैं। और मानक सेल क्या होता है, अलग से कोई आ जाए तो याद रख लेना। मानक सेल वो होता है जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक समान बना रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के मानक सेल का हम प्रयोग कर सकते हैं, डैनियल सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं अथवा कैडमियम सेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये लंबे समय तक जो इनका ईएमएफ है वो समान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो विभव मापी की जो सुग्राह्यता है इसकी विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ओके,
मतलब कि जो विभव मापी की सुग्राह्यता है वो विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जो तार की लंबाई बढ़ाकर हम इसकी सुग्राह्यता है वो बढ़ा सकते हैं। ओके, तार की लंबाई बढ़ाकर इसकी सुग्राह्यता बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मीटर सेतु में प्रयुक्त तांबे की जो पट्टियां मोटी क्यों होती है? तो इसके देखो कारण ये है, एक छोटा सा कारण है, क्योंकि एक तो तांबा एक अच्छा चालक है, ऊपर से यदि आप उसकी पट्टियां मोटी लेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता ही है जो प्रतिरोध किसके बराबर होता है, प्रतिरोध जो R होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, एक सेकंड, जो प्रतिरोध R होता है वो लंबाई के तो अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मोटी पट्टियां हैं तो इसलिए उनका काट क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, काट क्षेत्रफल ज्यादा होने से जो प्रतिरोध है उनका नगण्य हो जाएगा, वो सर्किट के अंदर जुड़ेगा नहीं, इसलिए हम तांबे की पट्टियों का प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? ये क्वेश्चन मैंने देखिए मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन बताए उसके अंदर मैंने फुल एक्सप्लेनेशन की आपके, वो 99 क्वेश्चन आपके लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर है। आप उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो पूरा देखेंगे तो ठीक है, ऊपर से देखेंगे तो फिर वो ऊपर से ही आएगा, तो इसलिए वो वीडियो पूरा देखें आप, उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन के बराबर है, मतलब 2 टाइम्स। 100 तो क्वेश्चन ऑलरेडी है ही, प्लस 100 एक्स्ट्रा, क्योंकि उसके अंदर मैंने फुल एक्सप्लेनेशन दी है। ये भी क्वेश्चन मैंने उसके अंदर आपको बताया था, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। ओके, तो ये आपके 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आपको एग्जाम में कैसे लिखने हैं ये मैंने इसके अंदर बताया हुआ है, तो आप ये PDF फाइल डाउनलोड कीजिए और उसको कॉपी के अंदर लिख के देखेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके, आपने वीडियो पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।